तारीख 5 अगस्त 2024। इस रोज बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर कई लाख लोगों का हुजूम था। यह बगावत का हुजूम था जो तानाशाही सरकार का दरवाजा अपनी बगावती तख्तियों से खटखटा रहा था। दोपहर में अचानक हिंसक प्रदर्शनकारियों की भीड़ प्रधानमंत्री आवास गण भवन की तरफ मुड़ी। जैसे ही हिंसक भीड़ प्रधानमंत्री के घर यानी गण भवन में दाखिल हुई, उसके कुछ ही समय बाद गण भवन के बगीचे से एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इस हेलीकॉप्टर में बांग्लादेश की सबसे ताकतवर महिला मौजूद थी, नाम शेख हसीना। बांग्लादेश छोड़ने से कुछ ही मिनट पहले शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। शेख हसीना का हेलीकॉप्टर सबसे पहले भारतीय राज्य त्रिपुरा की सीमा में दाखिल हुआ और अंत में राजधानी दिल्ली से सटे हिंडन एयरबेस पर उतरा। हिंडन एयरबेस पर हसीना का स्वागत भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने किया। तारीख 17 नवंबर 2025। बांग्लादेश की ट्रिब्यूनल कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था। यह मुकदमा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चलाया जा रहा था। हसीना पर 1400 बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या करने का आरोप साबित हुआ। ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. यह इत्तेफाक ही था कि जिस अदालत ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई, उसकी स्थापना शेख हसीना ने ही की थी। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि शेख हसीना कैसे बनी बांग्लादेश की सबसे ताकतवर नेता। शेख हसीना दिल्ली के लाजपत नगर में क्यों रहती थी? हसीना को मौत की सजा क्यों सुनाई गई? भारत सरकार ने हसीना को क्यों शरण दी है और क्या हसीना की बांग्लादेश में फिर वापसी हो सकती है? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की नई पेशकश दुनिया रोज बनती है। साल 1947 की बात है। पूरी दुनिया किसी न किसी निर्णायक मोड़ से गुजर रही थी। भारत भी इससे अछूता नहीं था। अगस्त आते आते यह तय हो गया था कि भारत से अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ यह भी तय हो चुका था कि देश का बंटवारा होगा और भारत और पाकिस्तान नाम से दो देश बनाए जाएंगे। अलग देश पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही थी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि आजाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं होगा। आजादी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बेहद अजीब था। यह नक्शा मानव सभ्यता के साथ क्रूर मजाक कर रहा था। आप आजाद भारत के इस नक्शे को देखिए। नक्शे के ठीक बीच में भारत है और दोनों तरफ पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में जो पाकिस्तान था उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया और जो पूर्व में पाकिस्तान था उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। पूर्वी पाकिस्तान ही बाद में बांग्लादेश बना। दोनों प्रांतों की भाषा अलग थी। पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी तो वहीं पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला। पाकिस्तान के बनने के कुछ ही साल बाद से पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। आजादी के कुछ ही समय बाद ढाका में भाषण देते हुए जिन्ना ने कहा था, Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. बांग्लादेश की राजनीतिक जमीन की यह फितरत रही है कि वह अपने आकाओं को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने आकाओं का मरसिया भी पढ़ने से बाज नहीं आती। बांग्ला लोगों ने जिन्ना की उर्दू को खारिज कर दिया। इसी बांग्ला भाषा के आंदोलन ने पाकिस्तान के ताबूत में कील का काम किया और बाद में इसी बांग्ला आंदोलन के कारण बांग्लादेश अस्तित्व में आया। 1960 के दशक की बात है। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला आंदोलन चरम पर था। इसी आंदोलन के कारण एक नेता पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा था। उस नेता का नाम था शेख मुजीबुर रहमान।
मुजीब ने 1949 में आवामी मुस्लिम लीग के नाम से एक पार्टी बनाई थी। मुजीब ने बाद में पार्टी का नाम बदलकर आवामी लीग कर दिया। साल 1970 आते आते पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला लोगों ने एक अलग देश यानी बांग्लादेश की मांग करनी शुरू कर दी। उस समय पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल याह्या खान का शासन था। याह्या ने पाकिस्तान में चुनाव कराने के आदेश दिए। इस चुनाव में मुजीब की आवामी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। पश्चिमी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले याह्या ने जुल्फिकार अली भुट्टो के सुझाव पर चुनाव ही रद्द कर दिया। जैसे ही चुनाव के रद्द होने की खबर पूर्वी पाकिस्तान पहुंची, वहां विद्रोह और हिंसा भड़क उठी। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में एक विशाल जनसैलाब को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के निर्माण का बिगुल फूंक दिया। এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। आधी रात को पाकिस्तानी सैनिक शेख मुजीबुर रहमान के घर में घुसे। मुजीब को गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिया गया। शेख मुजीब की गिरफ्तारी के बाद एक नाम चर्चा में आया। वह नाम था शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना का। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को पूर्वी बंगाल के तुंगीपाड़ा में हुआ था। हसीना मुजीब की सबसे बड़ी औलाद थीं। हसीना ने ढाका के मशहूर ईडन महिला कॉलेज से अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। जब पाकिस्तानी सेना ने शेख मुजीब को गिरफ्तार किया, हसीना उस समय ढाका यूनिवर्सिटी में बांग्ला साहित्य की पढ़ाई कर रही थीं। ढाका यूनिवर्सिटी, यह नाम अपने दिमाग में चस्पा कर लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश का खूनी इतिहास इसी यूनिवर्सिटी के माथे पर दर्ज है। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों पर तोप से हमला किया। इस हमले में लगभग 7,000 छात्र मारे गए। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के कारण पूर्वी पाकिस्तान से बांग्ला शरणार्थी भारतीय सीमा में दाखिल होने लगे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। भारत को पाकिस्तान पर हमला करने की पुख्ता वजह मिल गई। 13 दिनों तक चले इस युद्ध का अंत 16 दिसंबर को हुआ। मुजीब को पाकिस्तान से रिहा किया गया। जब मुजीब अपनी मातृभूमि बांग्लादेश लौट रहे थे तो उन्होंने दिल्ली में रुककर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत की जनता को शुक्रिया कहा। अब बांग्लादेश एक आजाद मुल्क था। मार्च 1973 में बांग्लादेश में चुनाव हुए। मुजीब की पार्टी आवामी लीग को इस चुनाव में भारी सफलता मिली। इसके बाद शेख मुजीब बांग्लादेश के एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें आम जनता का समर्थन हासिल था। लेकिन 25 जून 1975 को मुजीब ने बांग्लादेश के संविधान में एक बड़ा बदलाव कर दिया। मुजीब ने बांग्लादेश में संसदीय व्यवस्था को खत्म कर दिया। साथ ही मुजीब ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए। मुजीब ने बांग्लादेश के संविधान में बदलाव करते हुए एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था लागू करने की कोशिश की। मुजीब ने बांग्लादेश कृषक श्रमिक आवामी लीग यानी बक्साल की स्थापना की। मुजीब ने दावा किया कि बक्साल बांग्लादेश की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी होगी। दरअसल शेख मुजीब संविधान में बदलाव करके बांग्लादेशी लोकतंत्र का गला रेत रहे थे। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेश के इतिहास की खूनी सुबह थी। बांग्लादेश की सेना की एक टुकड़ी ढाका के धन मंडी में स्थित शेख मुजीब के घर की ओर बढ़ी। मुजीब अपने परिवार के साथ घर में मौजूद थे। सेना की तोप मुजीब के दरवाजे खटखटा रही थी। सेना का एक अफसर जब मुजीब को मारने के लिए उनके घर पहुंचा तो मुजीब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। मुजीब को मशीन गन से गोली मारी गई। इस हत्या का जिक्र करते हुए एंटनी मैस्क्रेनहेस ने अपनी किताब बांग्लादेश अ लेगेसी ऑफ ब्लड में लिखा है, जब सेना का एक अफसर मुजीब को मारने के लिए उनके घर में दाखिल हुआ तो मुजीब ने चीखते हुए कहा, क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मारने आए हो? मुझे पाकिस्तान की सेना नहीं मार पाई, तुम मुझे मारोगे। मुजीब की रौबदार आवाज सुनकर सेना का वह अफसर कांप गया। वह हकलाते हुए कहने लगा, सर आप आइए।
तभी मशीन गन लिए दूसरा सेना का अफसर वहां आया। इसने अपनी पूरी मशीन गन की गोली मुजीब की देह में उतार दी। मुजीब की हत्या के बाद सेना के अफसरों ने पूरे घर में खोज खोज कर दूसरे परिजनों की हत्या करनी शुरू कर दी। इस नरसंहार में मुजीब के तीनों बेटों सहित 18 लोगों की निर्मम हत्या खुद बांग्लादेश की सेना द्वारा कर दी गई। इसे एक दिलचस्प संयोग ही कहेंगे कि जब सेना ने मुजीब के परिवार पर हमला किया, उस समय मुजीब की दोनों बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना जर्मनी में थीं। शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना की शादी 17 नवंबर 1967 को बांग्लादेश के परमाणु वैज्ञानिक एम.ए. वाजेद मियां से हुई थी। जब हसीना की शादी हुई थी तब मुजीब पाकिस्तान की जेल में बंद थे और इस शादी में शामिल नहीं हो पाए थे। शेख हसीना के पति एम.ए. वाजेद मियां जर्मनी में काम करते थे। अगस्त 1975 में शेख हसीना अपने पति से मिलने जर्मनी गई थीं। शेख हसीना के साथ उनकी बहन शेख रेहाना भी थीं। जर्मनी में होने के कारण शेख हसीना की जान बच गई। भारत में उस समय आपातकाल लगा हुआ था। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। 24 अगस्त 1975 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से एयर इंडिया के एक विशेष विमान से शेख हसीना को दिल्ली लाया गया। 25 अगस्त की तड़के सुबह हसीना दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर उन्हें पहले रॉ के सेफ हाउस में रखा गया और बाद में फिर डिफेंस कॉलोनी ले जाया गया। हसीना जब भारत आईं तब उनकी उम्र 27 साल थी। शेख हसीना अपनी बहन शेख रेहाना और पति वाजेद मियां और बच्चों के साथ 1975 से 1981 तक दिल्ली में पंडारा रोड और लाजपत नगर जैसे इलाकों में रहीं। सुरक्षा के लिहाज से हसीना के परिवार का नाम बदलकर मजूमदार परिवार रख दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि सियासत के खेल में अपनी बाजी का इंतजार किया जाता है। भारत में 6 साल हसीना का शरण लेना अपनी बाजी का इंतजार ही था। शेख मुजीबुर रहमान के एक सहयोगी थे जो बांग्लादेश सेना के एक बड़े ओहदे पर थे। नाम जियाउर रहमान। रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में मुजीब का खूब साथ दिया था, लेकिन बाद में मुजीब से उनके मतभेद हो गए। मुजीब की हत्या के कुछ महीने बाद रहमान बांग्लादेश के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने और साल 1977 में उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी बनाई। साल 1981 में जियाउर रहमान की भी हत्या हो गई। अब बांग्लादेश में 2 पार्टियां थीं। एक मुजीब की पार्टी आवामी लीग, जिसकी कमान मुजीब की बेटी शेख हसीना के हाथों में थी, और दूसरी पार्टी बीएनपी, जिसकी कमान रहमान की पत्नी खालिदा जिया के हाथों में थी। बांग्लादेश की सत्ता हासिल करने के लिए दोनों महिलाएं आमने सामने थीं। सियासत की इस लंबी लड़ाई को बैटल ऑफ बेगम्स के नाम से भी जाना जाता है। 17 मई 1981 को हसीना ने बांग्लादेश में अपनी ऐतिहासिक वापसी की। कोलकाता से एयर इंडिया की उड़ान से ढाका के कुर्मितोला हवाई अड्डे पर पहुंचते ही 15 लाख से अधिक लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। यह दृश्य बांग्लादेशी इतिहास में पहली बार घट रहा था। शेख हसीना ने अपने प्रशंसकों को संबोधित करते हुए कहा, मैं आवामी लीग का नेतृत्व करने के लिए नहीं आई हूं, मैं लोगों के संघर्ष में उनके साथ खड़े होने के लिए आई हूं। शेख हसीना के बांग्लादेश पहुंचने के 10 साल बाद साल 1991 में बांग्लादेश में चुनाव हुआ। इस चुनाव में हसीना की पार्टी आवामी लीग को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हसीना ने तरकश नीचे नहीं रखा। वे बांग्लादेश की सड़कों पर आम जन की आवाज बुलंद करती रहीं। नतीजतन 1996 में हुए चुनाव में हसीना की पार्टी को जीत हासिल हुई। 23 जून 1996 को शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। शेख हसीना ने बांग्लादेश में पूरे 5 साल तक शासन किया। यह बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। लेकिन साल 2001 में हुए आम चुनाव में शेख हसीना को खालिदा जिया के हाथों फिर हार का सामना करना पड़ा। खालिदा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं। खालिदा ने साल 2006 तक बांग्लादेश पर शासन किया। 1 साल तक बांग्लादेश राजनीतिक संकट के दौर से गुजरा, लेकिन 2008 के चुनावों में आवामी लीग को भारी जीत मिली और 6 जनवरी 2009 को हसीना दोबारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी।
25 मार्च 2010 को शेख हसीना की आवामी लीग सरकार ने इंटरनेशनल क्राइम्स कोर्ट यानी ICT कोर्ट की स्थापना की। इस कोर्ट का काम था कि 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के युद्ध के समय जिन लोगों ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था उनकी पहचान की जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। यह कोर्ट विवादों में रहा क्योंकि ऐसा माना जाने लगा कि इस अदालत के सहारे शेख हसीना अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना चाहती हैं। शेख हसीना का राजनीतिक रसूख बांग्लादेश में लगातार कम होता गया। यह भी एक विडंबना ही है कि जिस कोर्ट की स्थापना खुद शेख हसीना ने की, उसी कोर्ट ने हसीना को मौत की सजा सुना दी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद हसीना पर बांग्लादेश के आम चुनावों में धांधली करके जीतने के आरोप भी लगे। साल 2018 में BNP नेता खालिदा जिया को 17 साल की सजा सुनाई गई। शेख हसीना पर आरोप लगा कि हसीना ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खालिदा को जेल में डाला है। साल 2024 की शुरुआत में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। दरअसल बांग्लादेश में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भाग लेने वाले नागरिकों के बच्चों के लिए देश की सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। यह व्यवस्था पिछले 50 सालों से चली आ रही थी। इस रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा शेख हसीना की पार्टी के लोगों को ही हो रहा था। इसी रिजर्वेशन के खिलाफ ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। जब शेख हसीना की सरकार ने छात्रों के आंदोलन को बल प्रयोग कुचलने की कोशिश की तो यह आंदोलन और हिंसक हो गया। शेख हसीना ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए इन आंदोलनकारियों को आतंकवादी करार दे दिया और आंदोलन को कुचलने के लिए सेना को ढाका की सड़कों पर उतार दिया। सेना की तोप ढाका की सड़कों पर दहाड़ मार रही थी। हसीना ने आंदोलन को कुचलने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी सहारा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बगावत को कुचलने के लिए बल प्रयोग जैसे जैसे बढ़ता गया, आंदोलन वैसे वैसे और उग्र होता गया और आखिरकार 5 अगस्त की दोपहर आंदोलनकारी प्रधानमंत्री हसीना के आवास की ओर चल पड़े। सेना ने आम जनता पर गोली दागने से इनकार कर दिया। 5 अगस्त 2024 की दोपहर आनन फानन में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और भारत के लिए रवाना हो गईं। हसीना बांग्लादेश छोड़ने से पहले एक बार टीवी पर बांग्लादेश की जनता को संबोधित करना चाहती थीं, लेकिन सेना प्रमुख ने कहा कि आपके पास महज 45 मिनट का समय है। अगर आप बांग्लादेश नहीं छोड़ती हैं तो फिर आपके साथ भी वही घटना हो सकती है जो 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब के साथ हुई थी। शेख हसीना का हेलीकॉप्टर जैसे ही उड़ा, उसके कुछ ही समय बाद प्रदर्शनकारियों की उत्तेजित भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया और आवास में लूटपाट करनी शुरू कर दी। हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई। यह अजीब संयोग है कि मोहम्मद यूनुस भी उसी ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। देश में अराजकता का माहौल है। यूनुस सरकार इस अराजकता पर काबू पाने में विफल रही है। इन सब के बीच बांग्लादेश में आम चुनाव भी हो रहा है। BNP नेता खालिदा जिया बीमार हैं, जिसके कारण पार्टी की कमान जिया के बेटे तारिक रहमान के हाथों में है। रहमान की बांग्लादेश में 17 साल बाद वापसी हुई है। तारिक रहमान का अपनी पार्टी BNP की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना लगभग तय है। इस संकट के दौर में कई जानकार यह कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में शेख हसीना बांग्लादेश में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश जरूर करेंगी, क्योंकि शेख हसीना भारत में रहते हुए भी लगातार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करती रहती हैं। फिलहाल हसीना अपनी बाजी का इंतजार कर रही हैं। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाइए और भी एपिसोड्स को देखिए, अपना प्यार दीजिए और हमें बताइए कि और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर आप हमसे सुनना चाहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।